बहुत से बच्चे इसने रेलवे की अप्रेंटिसशिप करने के लिए बेताब था। हर कोई बच्चा सोच रहा था कब रेलवे के अप्रेंटिसशिप निकलेगा, कब निकलेगा। तो 2022 के सबसे बड़ा अप्रेंटिसशिप निकल चुका है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। अप्रेंटिसशिप करने के लिए ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सबसे बड़ा ऐसे अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे इसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ज्वाइनिंग होगा, सब कुछ के बारे में जानेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे इसका डेट कब से इसे रिले हुआ है। और इसमें तो इसका वैसे पब्लिश हुआ है डेट 29/3/2022, मार्च की 29 तारीख को ये डेट रिलीज हुआ है। लेकिन ये इसका अप्लाई चालू हो जाएगा 11 तारीख की, अप्रैल की 11 तारीख से चालू हो जाएगा और मार्च की 10 तारीख से चलेगा। मार्च की 10 तारीख से चलेगा। तो अभी भी इसका इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन इसने स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग अप्लाई कर लेना। तो इसके क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा डिटेल्स आज हम लोग देखेंगे। ये कितने रूल की तरफ है, 1992 के रूल की तरफ है से है। तो ये नहीं देखेंगे। तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है देख लेते हैं। एक क्या है ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेक अप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। स्लॉट मतलब भाग किया गया है ट्रेनिंग वाइज। तो हम इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। अबाउट यूज मैंने इतना होगा तो ये नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा ईस्टर्न रेलवे की तरफ से कहाँ कहाँ से कितना वैकेंसी निकल के आ चुका है, वो सब देखेंगे। तो यहाँ क्या है हावड़ा डिवीजन से कितना वैकेंसी निकल के आ चुका है। हावड़ा वैकेंसी फिटर के लिए 114 इसमें जनरल है और इसमें 18 से एक्स्ट्रा, और उसके साथ साथ एससी के 42 और इसमें उसके एक एसटी के 21 और ओबीसी के 76, टोटल 281 है। और ब्लाइंडनेस एंड लो डिवीजन के लिए 4 सीटें और ऐसे डिफेक्ट एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 4 सीटें अवेलेबल है। मतलब इसमें सीट की कोई कमी नहीं है, सीट की कोई कमी नहीं है। यहाँ इस बार हर बच्चा की अगर क्वालिटी हो एजुकेशन में तो वो जरूर अप्रेंटिसशिप कर सकता है। उसके बाद कहाँ से निकल के आ चुका है दूसरी जगह देख लेते हैं। लिलुआ वर्कशॉप से, जो कलकत्ता की बगल में है। लिलुआ से ये निकला है। लीलुआ में फिटर कितना है 97। उसके बाद ऐसे जनरल था, ओबीसी कितना है 65 और इसमें एससी है 36 और इसमें 18 है एसटी। इसमें इस तरह से बहुत रखा गया है। कौन से ट्रेड के लिए है, फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, इलेक्ट्रिकल, सर्वो वायरमैन, रजिस्ट्रेशन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ऐसे टोटल कितना पोस्ट है 249 पोस्ट है। उसके बाद दूसरी जगह चल जाते हैं। सियालदा डिवीजन में भी निकल चुका है, सियालदा डिवीजन में भी निकल चुका है। उसके साथ साथ कौन सी जगह है, कांचापारा से वर्कशॉप में भी निकल चुका है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। कैसे कांचापारा में भी निकल चुका है वैकेंसी से। तो यहाँ मालदा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें है मालदा डिवीज़न। हम मालदा डिवीज़न की अंतर्गत है इसलिए कह रहे हैं। तो मालदा डिवीज़न में भी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकल चुका है। अप्रेंटिसशिप के लिए तो ज़रूर तुम लोग अप्लाई करना। तो उसके साथ साथ और कौन सी जगह है, आसनसोल में भी निकल चुका है, जमालपुर में भी निकल चुका है। ऐसे रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा, कितना मार्क लगेगा, कितना ऐसे कट ऑफ जाएगा, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ के एट फर्स्ट में कितने क्या है एलिजिबल कंडीशन होने के लिए एट फर्स्ट तुम्हारा उम्र कितना होना चाहिए 15 से 24 साल के अंतर्गत होना चाहिए। 15 से 24 साल के अंतर्गत होना चाहिए। उसके साथ साथ अपर लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर, इनकेस SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर दिया गया है रिलैक्सेशन। उसके बाद क्या है, ये बेकार है, ये काम का चीज़ नहीं है। चलो नीचे चल जाते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो तुम्हारा एट फर्स्ट से तुम अगर इसमें माध्यमिक एग्जाम कंप्लीट करके इसमें ITI कर रहे हो तो इसमें तो बहुत ही बढ़िया। और माध्यमिक में कितना लगेगा, कम से कम तुम्हें 50% लगेगा ही लगेगा। अगर तुम्हारा 50% नहीं है MP में माध्यमिक में तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें इसमें एट फर्स्ट में
माध्यमिक में 50% होना चाहिए, और तुम जिस ट्रेड से भी कैसे ट्रेड कंप्लीट किया है उस वो एनसीबीटी या एससीबीटी के अंतर्गत होना चाहिए। एससीबीटी या एनसीबीटी और 8 पास जितने भी बच्चे हैं उसका भी एनसीबीटी एवं एससीबीटी में होना चाहिए। 8 पास में कौन सा ट्रेड में लिया जाता है? वेल्डर, ऐसे सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर। मेडिकल फिटनेस में क्या है? इसका एक्ट के तहत 1981 अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के तहत तुम्हें क्या मेडिकल फिटनेस में क्या करना होगा? तुम्हारा कोई भी इलाका में गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ जाकर तुम्हें फिटनेस का एक सर्टिफिकेट लेना होगा। वहाँ पर तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफिसर का सील रहना आवश्यक है और हॉस्पिटल का सील रहना आवश्यक है। ये कब लगेगा? जो जब तुम्हारा कट ऑफ निकल जाएगा उसके बाद ऐसे तुम्हारा जब पेपर ऐसे वेरिफिकेशन होगा तब तुम्हें ये लगेगा ही लगेगा। जैसे तो ये हो गया मेडिकल। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा तुम्हारा पेशन एमपी में जितना भी नंबर है, एमपी में माध्यमिक में जितना भी नंबर है और तुम जिस भी ट्रेड से एजुकेशन कर चुके हो, फिटर, वेल्डर, जितने भी ट्रेड है उनमें टोटल तुम्हारा जितना नंबर है और एमपी में जितना नंबर है, बार बार समझ लो। यहाँ पर हर किसी बच्चे का दिक्कत हो जाता है, कहता है तो इसमें तो हमारा आईटीआई में जो ट्रेड है उनका ही नंबर निकाल के ये होता है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है। एक्चुअली होता है तुम्हारा माध्यमिक में जितना परसेंटेज है और तुम्हारा ट्रेड में जितना टोटल करके जितना है वो दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करके जितना नंबर आता है वही तुम्हारा कट ऑफ होगा। इसी तरह कट ऑफ करके तुम्हारा निकाला जाएगा। अगर तुम्हारा कट ऑफ में कोई अगर सेम हो गया तो उसके बाद तुम्हारा एमपी का परसेंटेज देखेगा, उसमें भी अगर सेम हो गया तो तुम्हारा ईआर की तुम्हारा कितने साल से इसके लिए अप्लाई करते हो उसके हिसाब से ही तुम्हारा अप्रेंटिसशिप में चांस मिल सकता है। और जो भी 8 पास है उसके भी सेम प्रोसेस है। एक क्लास 8 में जितना नंबर है उसके बाद आईटीआई में जितना नंबर है दोनों को ऐड करके ये नंबर जो निकलता है उसके बाद ही कट ऑफ निकलता है। तो उसके साथ साथ और क्या कहा गया है देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगर तुम्हारा वो से निकल गया उसके बाद तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। कट ऑफ होने के बाद तुम्हारा होगा वेरिफिकेशन होने के बाद तुम लोगों को रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के लिए इसने एप्लीकेशन के लिए सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ फीस भी रखा गया है। फीस किन लोगों के लिए? जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल जो नॉन रिफंडेबल माने ये बैक नहीं किया जाएगा। इसके लिए तुम्हारा कितना है? जो जनरल है उसके लिए जनरल के लिए तुम्हारा 100 रुपया रखा गया है और जो एससी एसटी है उनके लिए 0। वो उसको पैसा नहीं देना होगा, उसको कोई पैसा नहीं देना होगा। उसके साथ साथ अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई तो तुम समझ चुके हो। तो अप्लाई के बारे में अगर तुम लोगों को भी जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें अगर व्यूज़ अच्छा आते हैं तो हम लोग उसके बाद अप्लाई करने की प्रोसेस भी यहाँ पर दिखा देंगे। उसके साथ साथ क्या प्रोसेस दिया गया है? डॉक्यूमेंटेशन टू बी अपलोडेड। अपलोड कैसे करना है तुम्हें पहले बता दो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले तुम इसे स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बना के रख लेना। जैसे हर कोई क्या करता है तो फोटो करता है, फोटो करके उसे डाल देता है। उसके बाद में तुम्हारा दिक्कत हो जाती है अगर तुम्हारा वहाँ सही से समझा नहीं गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें इसीलिए बातिल कर सकता है, वो तुम्हें वहाँ से बातिल कर सकता है। इसीलिए तुम्हें बार बार कह रहा हूँ तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैनर से फोटो स्कैन कर लेना। उसके साथ साथ क्या लगेगा? तुम्हारा स्कैनर फोटो लगेगा, स्कैनर सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड 8 या 10 का मार्कशीट लगेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट लगेगा, एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा और इतना ही सब कुछ लगेगा। और तुम लोग अगर सोचते हो तो नहीं इसका पूरा प्रोसेस कैसा है, कैसे अप्लाई करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके बाद हम लोग इसकी पूरा डिटेल्स बनाकर वीडियो डाल देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक्स।